हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि हम CHSL के बायो और फिजिक्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि CHSL 2023 में पूछे गए थे। लेकिन मैं आपको ये वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस बार जो लेवल था एग्जाम का वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। आप देख सकते हैं ये जब आप वीडियो देखेंगे पूरी कि इसके अंदर वो क्वेश्चंस आए थे जो कि ग्रेजुएशन लेवल के थे, जो आपके 11th-12th लेवल के थे। तो मेरे हिसाब से अगर मैं पर्सनल आपको रिकमेंडेशन दूं तो इन क्वेश्चंस पे आप लोग ज्यादा स्ट्रेस मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो हैं जो हम लोग नॉर्मली भी हम स्किप ही करते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं अल्कोहल्स की बात करूं तो 11th-12th में अल्कोहल्स के ऊपर पूरा एक चैप्टर है। तो आपको उसकी एक रिएक्शन पढ़ने के लिए पहले वो पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो वो चीज उतनी वर्दी नहीं है आपका। एक ये CHSL का, जैसे CGL में इस बार बायोलॉजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड आई है, CHSL में केमिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड आई है। और इसी के साथ मैं बता दूं कि वो एक सब्जेक्ट ऐसा देते हैं और वो सबका इसी तरीके से जाता है, उसका एवरेज स्कोर सब एस्पिरेंट्स का इतना हाई नहीं जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस पे स्ट्रेस आउट मत होइएगा, ये क्वेश्चंस ज्यादातर स्किप करने वाले ही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको मैं बता दूं, SSC के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूट्यूब पे हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जैसे करंट मंथली अफेयर्स, बहुत सारे करंट अफेयर्स के लिए एस्पिरेंट्स परेशान होते हैं। तो जरूर जाकर चेकआउट कीजिए और एक बार हमारी करंट अफेयर्स की वीडियोस को एक बार जरूर देखिए। सचिन सर ने बहुत मेहनत की हुई है। इसी के साथ कंप्यूटर का, इंग्लिश का, मैथ्स का, सबका जो है क्रैश कोर्स अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। कंप्यूटर के 2.0 वर्जन भी अवेलेबल है, आप लोग जरूर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑफिसर्स बैच की। आपको पता है मोस्ट रिकमेंडेड बैच है। जैसे नेक्स्ट मंथ जो है आपका मेंस का एग्जाम है, तो आप डेफिनेटली आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कंप्लीट बैच नहीं चाहिए, सिर्फ जनरल अवेयरनेस की गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए जनरल अवेयरनेस का बैच भी अवेलेबल है ऐप पर। आप आज ही RB एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और बैच में एनरोल कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स propound a new concept of law of octaves, proposing the periodicity of chemical elements arranged in the order of atomic weight। मतलब कौन से साल में न्यूलैंड्स ने एक नया नियम निकाला था जो किसके बेसिस पर था? एटॉमिक वेट, यानी परमाणु भार के ऊपर था। और उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव का नियम। और किसके ऊपर था? परमाणु भार के ऊपर था। तो कौन से साल में ये इन्होंने नियम दिया है? तो ये दिया था इन्होंने 1865 में। अब ईयर अब से पहले इतने नहीं पूछे जाते थे डिस्कवरीज के, लेकिन आप अगर देख रहे हो तो इस साल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो ये एक चीज है जो हमको ऐड करनी है और हम लोग आपको इसकी वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे। तो 1865 था, जिसके अंदर अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने अपना नियम दिया था जिसका नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। Which potassium acid salt is obtained as a byproduct of alcohol manufactured during fermentation process? यानी किण्वन, फर्मेंटेशन प्रोसेस वो होती है जिसमें आप क्या बनाते हो? अल्कोहल बनाते हो, शराब बनाई जाती है। वो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, किण्वन इसको हिंदी में बोलते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि इसके साथ, अल्कोहल के साथ एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनता है जिसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं और पोटेशियम का बनता है। तो आप बताइए वो कौन सा जो है वो एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट है? किण्वन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम एसिड नमक प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर है पोटेशियम बाइटार्ट्रेट। ये प्रॉपर लर्न करने वाला है, मैं आपको ये बता दूं। इसका एक और नाम है पोटेशियम हाइड्रोजन, क्योंकि बाई को हाइड्रोजन से भी डिनोट करते हैं, टार्ट्रेट। इसी के अलावा मैं आपको बता दूं ये एक लो कैलोरी, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, पहले तो आप ये भी सुन लीजिए, क्रीम ऑफ टार्टार। इसको क्रीम ऑफ टार्टार के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ ये नेचुरली आता है ग्रेप्स में। मैं आपके लिए सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो भी इससे निकल सकती है मैं आपको वो भी बता रही हूँ। नेचुरली अकर्स इन ग्रेप्स, अंगूरों के अंदर होता है और ये वाइन मेकिंग में इस्तेमाल होता है। वाइन मेकिंग में इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसको अल्कोहल, बेसिकली ये अल्कोहल बनाने के लिए नहीं, प्रॉपर्ली अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल के अंदर भी क्या चीज बनाने के लिए यूज होता है? वाइन बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विद विच साइंटिस्ट डिड विलियम रामसे शो इन 1894 दैट एयर ऑल्सो कंटेन्ड एन एलिमेंट अननोन अंटिल देन विच वॉज नेम्ड आर्गन? यानी विलियम रामसे के साथ
1894 में कौन सा दूसरा वैज्ञानिक था जिन्होंने ये बताया था कि हवा के अंदर आर्गन भी उपस्थित होती है? तो अब आपके पास चार ऑप्शन है, ग्लेन सीबर्ग, हरमन श्रोडिंगर, लॉर्ड रेलेग और हेरोल्ड यूरे। तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले यूरे के बारे में। यूरे ने वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्प्रूव किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी जो आपके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रामसे के साथ मिलकर काम किया था वो थे आपके लॉर्ड रेले। तो लॉर्ड रेले ने आपके 1894 में क्या किया था, ये बताया था कि आर्गन भी आपकी एयर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लैक्टिटोल इज डिराइव्ड थ्रू द हाइड्रोजनेशन ऑफ। लैक्टिटोल है क्या, पहले तो आप ये सुन लो, लो कैलोरी शुगर है। लो कैलोरी शुगर है और कैसे बनती है, ये बनती है आपके लैक्टोज। ठीक है जी, लैक्टोज के अंदर आप क्या पास करोगे, हाइड्रोजन पास करोगे, तब आपका बनेगा लैक्टिटोल। इसी के साथ मैं आपको बता दूं ये एक शुगर अल्कोहल है, शुगर अल्कोहल है। तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि लैक्टिटोल कैसे बनेगा, अगर आप लैक्टोज में हाइड्रोजन पास कर दोगे। तो लैक्टोज क्या है, एक शुगर है, किसमें मिलती है, दूध में मिलती है। इसी के साथ आपको मैं ये बता दूं कि लैक्टिटोल क्या है, एक लो कैलोरी शुगर है, बहुत कम कैलोरी वाली शुगर होती है और शुगर अल्कोहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर स्टार्च डिटेक्शन। स्टार्च का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो स्टार्च का पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं आयोडीन टेस्ट। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो आयोडीन टेस्ट है, आयोडीन की अगर कुछ बूंदे डालोगे तो अगर स्टार्च है वो अपना रंग ब्लू, ब्लैक या बैंगनी रंग कर लेता है। तो आयोडीन परीक्षण आयोडीन परीक्षण के लिए हम क्या यूज करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन हम यूज करते हैं स्टार्च के परीक्षण के लिए। In 1834, who proposed a law that states that current induced by a change in flow opposes the effect producing the change। देखो ये जो है आप कह सकते हो कि ये 1834 आपको साल याद रख रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने बोला, किसने वो नियम दिया था जो ये बताता है कि अगर आप प्रवाह में परिवर्तन से प्रेरित धारा, जो आपका करंट बनेगा, लेकिन करंट कैसे बनेगा, जैसे फ्लो होता है, कोई भी चीज जो है बह रही है, अगर आप उसमें चेंज करोगे तो करंट भी चेंज होगा। तो वो ये बोल रहे हैं कि किसी भी चीज को, जैसे हमने इनर्शिया पढ़ा था, जड़त्व पढ़ा था, कि कोई भी चीज अपने अंदर आने वाले चेंज को रोकती है। तो ये किसने नियम दिया था कि अगर आप फ्लो को चेंज करोगे, प्रवाह को बदलोगे, तो विद्युत धारा भी बदलेगी और विद्युत धारा कोशिश करेगी कि उसमें बदलाव ना हो। तो ये नियम विद्युत धारा के लिए, यानी इंड्यूस्ड करंट के लिए, प्रेरित धारा के लिए किसने दिया था, ये दिया था हाइनरिच फ्राइडरिच लेंज ने। आपको लेंज नाम याद रखना है, इसका नाम भी क्या था, लेंज लॉ। ठीक है, इसी के बाद हम बात करते हैं, चलिए, who in 1860s undertook a thorough investigation of the gas laws expressing the relationships of pressure, temperature and volume in carbon dioxide। 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड के दबाव, तापमान और आयतन, यानी प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, इनके तीनों के बीच में जो नियम दिए थे, किसने दिए थे, ये दिए थे थॉमस एंड्रयूज ने। थॉमस एंड्रयूज ने दिए थे, कौन से साल में दिए थे, 1860 में दिए थे, 1860 में दिए थे। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, Which of the following is a straight chain alkane containing 12 कार्बन एटम्स। 12 कार्बन होने चाहिए, उसका नाम क्या होगा? अच्छा, जो केरोसिन में यूज करते हैं, जेट फ्यूल में यूज करते हैं, जो जेट का ईंधन होता है उसमें आप यूज करते हो, रबड़ और पेपर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी यूज करते हो। देखो 12 वाले का नाम, 10 वाले का नाम होता है डेकेन। ठीक है, 11 वाले को आई गेस मोनो या यूनी बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं है मोनो डेकेन या यूनी डेकेन। 12 वाले को बोलते हैं डो डेकेन। डेकेन के आगे डो लगा दिया तो यहाँ पे एक ही होगा, डो डेकेन। 12 कार्बन एटम वाले को डो डेकेन बोला जाता है। मैंने आपको केमिस्ट्री की क्लासेस में नोमेनक्लेचर में प्रॉपर सिखा रखा है कि एक वाले को मिथ बोलते हैं, 2 वाले को इथ बोलते हैं, इस तरीके से 10 तक सिखा रखे हैं। 12th वाले के लिए डेकेन के आगे 2 लगा दोगे तो डो डेकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द banyan tree, a large evergreen tree of Asia characterized by its trunk like aerial roots। बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, जो एशिया का सबसे बड़ा सदाबहार पेड़ है, जिसकी विशेषता इसके तने जितनी जैसी हवाई जड़ें हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो banyan ट्री है उसका साइंटिफिक नेम होता है फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है। ध्यान रखेंगे, प्रॉपर रखने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
व्हाट इज द आईयूपीएसी ग्रुप प्रीफिक्स ऑफ एसाइल हैलाइड्स कंपाउंड? एसाइल हैलाइड्स यौगिकों का आईयूपीएसी समूह उपसर्ग कौन सा है? पहली चीज अगर मैं बात करूं, एसाइल हैलाइड्स होते क्या हैं और उनके लिए प्रीफिक्स आप क्या लगाते हो, उपसर्ग आप क्या लगाते हो? देखो पहली चीज तो ये है, आपने एसिड पढ़े होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH ग्रुप होता है। तो एसाइल हैलाइड्स कैसे बनते हैं? अगर इस OH को हटा के आप कोई हेलोजन लगा दो, हेलोजन आपने पढ़ रखे हैं ग्रुप 17 के जो एलिमेंट हैं, तो ये हो जाएगा COOH की जगह क्या लगा दोगे? कोई हेलोजन लगा दोगे, और हेलोजन को मान लेते हैं हम X से डिनोट करते हैं, तो RCOX। R क्या है? कार्बन की चेन है, जैसे यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है तो कार्बन की चेन के साथ ही लगता है। इसी तरीके से अगर आप OH हटा के बस हेलोजन लगा दोगे, जहां हेलोजन क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजेंस हैं, तो ये होता है एसाइल हैलाइड्स। तो इनका नाम क्या होगा? हेलो कार्बोनिल, क्योंकि CO ग्रुप जो होता है वो कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। तो आपने COOH से OH हटा दिया, CO बचा, कार्बोनिल ग्रुप बचा, साथ में हेलोजन जोड़ दिया, तो नाम क्या बन गया? हेलो कार्बोनिल। तो हेलो कार्बोनिल है, और ये किन से बनते हैं? ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, जल की कठोरता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? PPM, पार्ट्स पर मिलियन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट्स विच नेचर ऑफ लाइट? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? जैसे देखो डिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, ये सब दिखाते हैं वेव नेचर को, तरंग प्रकृति को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या दिखाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है पार्टिकल नेचर, कण प्रकृति को। वो ये दिखाता है कि जो प्रकाश है वो कणों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच एस ब्लॉक एलिमेंट इज अ सिल्वरी व्हाइट मेटल? कौन सा एस ब्लॉक तत्व है जो एक चांदी सफेद सफेद धातु है, जिसका उपयोग जायरोस्कोप में हम करते हैं, गायरोस्कोप बनाने के लिए करते हैं, स्प्रिंग बनाने के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट यानी ये विद्युत संपर्क बनाने के लिए किया जाता है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें यूज करते हैं, नॉन स्पार्किंग इक्विपमेंट बनाने के लिए किया जाता है जिनसे स्पार्क ना निकले। तो ऐसा कौन सा आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, सीजियम, बेरिलियम, रुबिडियम और फ्रेंशियम। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका बेरिलियम। ध्यान रखेंगे बेरिलियम है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H4O which is mostly used for the production of acrylic acid and acrylate ester? उस रासायनिक यौगिक का नाम क्या है जिसका उपयोग ज्यादातर एक्रेलिक एसिड और एक्रिलेट एस्टर के उत्पादन के लिए किया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, मस्कोन, वेनिलीन, नेप्थल्डिहाइड और एक्रोलीन। मैं आपको बता दूं उसका करेक्ट आंसर है एक्रोलीन। मैं आपको एक्रोलीन के बारे में भी अगर मैं बताऊं, ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, मतलब सबसे छोटा। अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप है। आप देख सकते हो ये CHO ग्रुप है और 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, असंतृप्त एल्डिहाइड है। तो क्या नाम है इसका? एक्रोलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच गैस इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What are the 4 quantum numbers of for an electron present in 4f orbital? अगर कोई, पहली बात तो आपको मैं बता दूं, ये जो ऑर्बिटल है ये होता क्या है, कक्षक क्या होता है? आपने जो केमिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ा है वो ये पढ़ा है, ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, जहां प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन गोल गोल यहाँ पे घूमता रहता है ये इन शेल्स में। आगे जाके अगर मैं 11th-12th की बात करूं, आप पढ़ेंगे कि जो शेल है, अगर मैं इस शेल को ड्रॉ करूं, ये शेल आगे अंदर सब शेल्स में टूट जाता है, अलग अलग शेल्स में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल ना घूम के इस तरीके से घूमते हैं, ठीक है? तो ये सब शेल्स हैं, इनकी वैल्यू होती है, और एक सब शेल को डिफाइन करने के लिए आपको टोटल 4 लेटर्स की वैल्यू ढूंढनी पड़ती है। तो वो 4 लेटर्स कौन कौन से होते हैं? वो 4 लेटर्स होते हैं N, L, M और S, ठीक है? तो ये 4 लेटर्स होते हैं, इनका निकालने का तरीका बहुत आसान होता है। इन सब शेल्स का नाम क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। टोटल 4 तरीके के शेल्स होते हैं, S, P, D और F।
एक शेल टूट गया मान लो 4 में, अब ये 4 आगे कितनों में टूटेंगे, इनके भी तरीके होते हैं। ऐसे एस 2 में टूटता है मान लीजिए, पी 3 में टूटता है, डी 6 में या 5 में टूटता है, एफ 6 में टूटता है। तो इस तरीके से इनके नंबर होते हैं, इतना करने की नीड नहीं है। पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि इनके बारे में कैसे पता लगता है। वो आपको कोई भी ऑर्बिटल दे देंगे, जैसे इन्होंने ऑर्बिटल दिया 4f। लेट मी रब दिस, इसको पहले रब करते हैं। चलिए, तो जैसे उन्होंने आपको ऑर्बिटल दे दिया 4f, तो n की वैल्यू तो बहुत सिंपल सी होती है, जो नंबर होता है वो होता है n। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं l की। l की वैल्यू क्या होती है, n माइनस 1। तो n क्या था 4, 4 माइनस 1 3 हो गया। तो n 4 है और l 3 है, तो a और b ऑप्शन में से सही होंगे। m की वैल्यू होती है प्लस माइनस l, मतलब माइनस l से लेकर प्लस l। तो 3 है ना, तो -3 से लेकर +3 तक की सारी वैल्यूज, -3, -2, -1, 0, 1, 2। एस की वैल्यू फिक्स होती है, या तो प्लस के आधा या तो माइनस के आधा, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो अगर आप देखोगे n 4 है और l 3 है, तो दो ऑप्शन हमारे पास बैठे। l की वैल्यू -3 से +3 हो सकती है, तो 4 तो हो ही नहीं सकती, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, एल का नाम होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम का नाम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस का नाम होता है स्पिन क्वांटम नंबर, और एन होता है क्वांटम नंबर प्रॉपरली। एन का एक और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, तो एन को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल को एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम का नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एस का नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन व्हेन एनहाइड्राइट, एनहाइड्राइट कौन से होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था एनहाइड्रस सॉल्ट, यानी ऐसे लवण, ऐसे सॉल्ट जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल दू, पीओपी, CaSO4.12H2। तो अगर मैं इसमें से ये हटा दूं तो ये बन जाएगा सिर्फ CaSO4। इसको आप बोल दोगे ये एनहाइड्रस हो चुका है या फिर एनहाइड्राइट हो चुका है। ठीक है, तो जब एनहाइड्राइट जल योजन, अगर आप इसमें पानी मिला रहे हो तो क्या होगा, अगर आप इसमें पानी मिला रहे हो तो पहली बात तो पीओपी में पानी मिलाते हो वो जिप्सम में बदल जाता है, यानी वो हाइड्रस बन जाएगा। तो अब आपको इन चारों लवणों में से, इन चारों नमक में से उस लवण का पता लगाना है, उस सॉल्ट का पता लगाना है जो आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में पढ़ रखा है। आपने लिमोनाइट का नाम नहीं सुना, केओलिन का नाम नहीं सुना, मैग्नेसाइट का नाम नहीं सुना, पर आपने जिप्सम का नाम सुन रखा है, तो जिप्सम इज द करेक्ट आंसर। Which mineral salt is dissolved in the major amount in ocean water? बहुत आसान है, कौन सा लवण जो सागर का जल होता है, जो समुद्र का पानी होता है उसमें घुला होता है, नमक होता है ना NaCl, जो हम खाते हैं NaCl, तो NaCl सोडियम क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर। Which of the following correctly represent the number of atoms in 1 mole of CH3OH? आपसे पूछ रहा है CH3OH 1 मोल है हमारे पास, इसमें कितने एटम्स होंगे, कितने ज्यादा आपके परमाणु होंगे। बहुत बहुत सिंपल है। देखो, इस सबसे पहली बात तो ये है कि सही सही अगर मैं बताऊं, आपके पास क्या कितने एटम है, अगर आप देखोगे कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन के 3 है, ऑक्सीजन का 1 है और हाइड्रोजन का 1 है, राइट। तो 3 4 5 6 टोटल हो गए 6 एटम्स, या आप कह सकते हो 6 मोल इन शॉर्ट, क्योंकि 1 मोल इतने में तो 6 मोल्स हो गए अलग अलग तत्वों के। अब 1 मोल में आपको पता है कितने एटम होते हैं, अवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो ये 6 मोल थे हमारे पास, 6 की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 की मल्टीप्लाई करोगे। जब आप 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो 36 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 23 आएगा। इस पॉइंट को आप एक पहले ले आओगे तो 3.6 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड? निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं, जो आयनिक होते हैं, जो प्लस और माइनस के बीच में बनते हैं, कटायन और अनायन के बीच में बनते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, गलनांक बहुत उच्च होता है, ज्यादा होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, विद्युत धारा का संचालन करते हैं, गर्म हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो इन्होंने बोला हैज एन अनइवन, इनके 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होते हैं, तो पहले वाला गलत हो गया। मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, ये गलत हो गया।
इजीली एक्सपीरियंसेस ज्योमेट्रिक डिफॉर्मेशन, यानी उनकी ज्योमेट्री को हिलाना, मतलब उनके शेप बिगाड़ना आसान होता है। गलत। ये आसान, ये बिल्कुल सही है कि वो हमें एकदम जैसे गर्म करोगे वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएंगे, वो पिघल जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 21 की बात करते हैं। देखो, in 1937 who along with Sir Christopher Ingold proposed nucleophilic substitution reactions of alkyl halides and related compounds। ये 11th-12th का चैप्टर है। 1937 में क्रिस्टोफर इंगोल्ड के साथ किसने एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड होते क्या है, हेलोजन होते हैं आपके। देखो, मान लो CH3Cl है, तो ये एल्काइल ग्रुप हो गया। एल्काइल ग्रुप का मतलब होती है कार्बन की चेन, और साथ में हेलोजन जुड़ गया। इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन। ये न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस। तो प्लस को कौन अट्रैक्ट करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा। तो कोई माइनस ग्रुप अगर आप जोड़ दोगे तो क्या होगा। ये रिएक्शन किसने कराई थी, होता कुछ नहीं है बेसिकली इस रिएक्शन में। भाई यहाँ पे देखो Cl माइनस वाला, क्लोरीन जो है नॉन मेटल है, अधातु है, तो माइनस चार्ज आता है। तो होगा क्या कि ये क्लोरीन हट जाएगा, OH जुड़ जाएगा और Cl अलग हो जाएगा बिल्कुल। तो ये रिएक्शन होती है बेसिकली, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की जगह ले लेता है। बस ये करते वक्त होता क्या है, इनकी ज्योमेट्री बदल जाती है। ज्योमेट्री का मतलब जैसे 3 क्लोरीन है और 1 Cl है, मान लो ये था स्ट्रक्चर। तो जब OH जुड़ेगा तो OH इस वाले पे जुड़ेगा, इससे अपोजिट वाले पे जुड़ेगा। तो ये है बेसिकली, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको किसने बताया, ये बताया था ह्यूग्स ने, एडवर्ड डेविस ह्यूग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड्स दैट इज यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव इन सम सॉसेज एंड बेवरेजेस। इनमें से कौन सा रासायनिक यौगिक जिसका उपयोग हम सॉस में करते हैं, खाने पीने की चीजों में खाद्य परीक्षक, खाने को बचाने के तौर पर किया जाता है और अपना प्राकृतिक रंग बरकरार रखते हैं। तो ये कौन सा है, ये है आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। जैसे सोडियम बेंजोएट होता है वैसे पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। व्हाट काइंड ऑफ स्मेल टू एस्टर्स है, एस्टर्स एक केमिकल होते हैं। एस्टर्स बनते हैं आपके अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप मिला देते हो, यानी आपका OH ग्रुप और COH ग्रुप जब मिलता है तो आपके एस्टर्स बनते हैं। और एस्टर्स में फलों की जो खुशबू होती है वैसी आती है। और हम फलों का फ्लेवर डालने के लिए, कोई आइसक्रीम है मैंगो फ्लेवर की, तो मैंगो का एस्टर एसेंस जो डाला जाता है वो एस्टर ही होता है। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज। देखो, अब मैं आपको बताई थी कि SPDF 4 तरीके के कक्ष होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। तो इनको ना एनर्जी के हिसाब से भरा जाता है। जैसे आपने क्लासेस में पढ़ा था कि पहले वाले ऑर्बिट में, पहले वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अगली वाली में 8, फिर 8, इस तरीके से भरे जाते हैं। लेकिन जब हम ऑर्बिटल्स पे आते हैं, कक्षक के आते हैं, उनके अंदर SPDF के बीच में आते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं एनर्जी के बेसिस पे। तो होता क्या है, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ऐसी होती है 1s2, मतलब S में 2 भरे जाते हैं, मैंने आपको बताया भी था। S के अंदर 1 कक्षक होता है बस, P के अंदर होते हैं 3, ये S है, ये P है। B के अंदर होते हैं 5, F के अंदर होते हैं 6। ठीक है, अब एक उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इनको इस तरीके से दिखाया जाता है। तो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इनकी एनर्जी भी आपको याद करनी पड़ेगी, प्रॉपर्ली रटने वाला है, लेकिन मैं कहूंगी कि आपको स्किप ही करना चाहिए। लेकिन जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनको याद होगा ये। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती थी 1s2, 2s2, 2p6, क्योंकि S में तो 2 आएंगे। तो पहले एनर्जी होती है 1s की, फिर ज्यादा एनर्जी होती है 2s की, 1s की सबसे ज्यादा होती है, फिर 2s की होती है, फिर 2p की होती है। मतलब पहले वाला शेल है, K शेल है, जिसको पहला शेल आप बोल सकते हो, ये सिर्फ इसके अंदर S ऑर्बिटल होता है। मैं फिर बात कर रही हूँ दूसरे वाले की, जिसका L शेल है, उसके अंदर S भी होता है और P भी होता है। तीसरे वाले में SPD भी होगा। तो इस तरीके से चलता है। तो 1s2, 2s2, 2p6, देखो 1, 2, 3, अब एक में 2 भरे जाते हैं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन चलती है। तो पहले 1s2 ही भरे जाएंगे, फिर 2s2 ही भरे जाएंगे। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका कितना है, देखो आपका आर्गन का नंबर कितना होता है, आर्गन का नंबर होता है 18। ठीक है, कॉपर का नंबर होता है आपका 29। तो अगर आप 29 भरोगे तो 2 इसमें आ गए। अब वो यही पूछ रहा है, अब आपको इनके नंबर पता होने चाहिए। देखो क्रिप्टन मैंने आपको याद ही नहीं करा रखा, और क्रिप्टन का एज सच आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर बहुत आगे होता है। हम बात करते हैं आर्गन से, आर्गन का नंबर होता है 18।
राइट। अब 18 के बाद अब इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन और 2 यानी 11 और हो गए, 29 इलेक्ट्रॉन इसमें है। अगर आप नीचे आर्गन वाला ऐड करोगे तो 18 और 10 28 और एक 29 इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो नॉर्मली इस वाली ऑर्डर में भरे जाते हैं, लेकिन दो में एक्सेप्शन होती है, एक तो कॉपर और साथ में आई गेस क्रोमियम में। क्रोमियम का नंबर मेरे ख्याल में 24 था। तो क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन होती है। क्या एक्सेप्शन होती है? जैसे जब तक 4s में 2 नहीं भरे जाएंगे डी वाला खुलेगा नहीं, लेकिन कॉपर और क्रोमियम में एक्सेप्शन होती है। इसके अंदर क्या होता है कि एस वाला असल में अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे कॉपर की तो ऐसे आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। देखो 29 इलेक्ट्रॉन हो गए अगर आप काउंट करोगे। तो डी में असल में क्या होता है कि एस वाला कहता है कि एक काम करता हूं, ऐसा सिर्फ इन दो में होता है, एक्सेप्शन होता है कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन तुमको दे देता हूं क्योंकि बाहर वाला शेल स्टेबल होना चाहिए। तो बाहर डी है और डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट कर देता है, तो कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10 हो जाती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। What is the state of matter that exhibits behavior uniformity? पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जो व्यवहार में एक रूपता प्रदर्शित करती है, यानी जिसमें सारा का सारा जो पदार्थ है वो एक जैसा दिखाई देता है? गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर इज मिल्क हीटेड फॉर 15 to 30 सेकेंड्स टू किल माइक्रोब्स इन द पास्चराइजेशन मेथड? आपने सुना होगा टेट्रा पैक वाले दूध आते हैं, वो दूध काफी लंबे टाइम तक चलते हैं क्योंकि दूध को गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकेंड तक। पर कितने तापमान पर? 70 डिग्री के तापमान पर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पास्चराइजेशन, पाश्चुरीकरण बोला जाता है इसको हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, oxolane is a synonym of which compound having the molecular formula CH2 thrice CH2O? oxolane किसका नाम है? ये है टेट्राहाइड्रोफुरान। प्रॉपर रटने वाला है टेट्राहाइड्रोफुरान। इसका स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ, ये होता है, ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इसका दूसरा नाम है ऑक्सोलेन। ध्यान रखेंगे, ऑक्सोलेन काफी फेमस है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु डिस्क्राइब्ड इन 1662 दैट व्हेन अ गैस वाज पंप्ड इनटू एन एनक्लोज्ड स्पेस? किसने 1662 में ये बात बताई थी कि जब एक गैस को आप छोटे से बंद स्थान में बंद करोगे तो वो उसी जगह पर फिट हो जाएगी, लेकिन प्रेशर बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, भागते रहते हैं। उनको एक जगह बंद करोगे तो वो कण जब भागेंगे, कोशिश करेंगे, तो वो दाब लगाएंगे। तो ऐसा किसने बताया था? चार्ल्स ने बताया था, गे लुसेक ने बताया था, वो गैद्रो ने बताया था, या बॉयल ने बताया था? तो मैं आपको बता दूं, ये बताया था रॉबर्ट बॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ईयर डिड कार्ल एंडरसन डिस्कवर अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड पॉजिट्रॉन? कौन से साल में एंडरसन ने एक धनात्मक धनावेशित कण की खोज की थी, जिसको हम बोल रहे थे पॉजिट्रॉन, जिसका जो मास था, जो द्रव्यमान था, वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता था? तो इसका आंसर जो है वो है आपका 1932। 1932 में इसकी खोज हुई थी पॉजिट्रॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड इज रिएक्टेड विद नाइट्रस एसिड? नाइट्रस एसिड के साथ, ये है नाइट्रस एसिड, हम किसकी रिएक्शन कराते हैं ताकि ताकि क्या बन जाए? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना सके। तो प्रॉपर रटने वाला है, मैं ये बता दूं, हम रिएक्शन कराते हैं एनिलीन की। एनिलीन जो होता है वो होता क्या है? बेसिकली बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप होता है, ये होता है आपका एनिलीन। तो एनिलीन के साथ अगर आप रिएक्शन करा दोगे HNO2 की, तो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What is the IUPAC name of allyl amine which is used to make pharmaceuticals and other chemicals? अब ये भी प्रॉपर रटने वाला है। कौन सा एलाइल अमीन है इसमें जो आप दवाइयों में और केमिकल बनाने के लिए यूज करते हो? एन मिथाइल इथेनामीन, बेंजीनामाइन, प्रोपेन 1 अमीन, या 2 प्रोपीन 1 अमाइन? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर है वो है 2 प्रोपीन 1 अमीनामाइन। इसके अलावा जो आपका एलाइल अमीन होता है, इसका फॉर्मूला होता है C3H5NH2। ये ध्यान रखेंगे, ये ऐसा याद रखने वाला नहीं है, पर क्योंकि अब एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5770 ईयर्स? कौन सा रेडियोधर्मी आइसोटोप है जिसका जो आधा जीवन है वो 5770 वर्ष है, मतलब 5770 वर्ष में वो आधा ही खत्म होगा, और जिससे आप एज भी पता लगाते हो ऑर्गेनिक मटेरियल्स की। पहली बात तो एज का पता लगाने के लिए सबसे आसान है, और कुछ जानने की भी जरूरत नहीं है,
कार्बन 14 का इस्तेमाल होता है, तो 14 कार्बन इज द करेक्ट आंसर। और इस मेथड को बोलते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच जर्मन केमिस्ट यूज द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एसिड सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। किस जर्मन रसायनज्ञ ने फैटी एसिड के लवणों के घोल से, मतलब उन्होंने फैटी एसिड लिए, उनका लिक्विड बनाया, उसमें बिजली पास की, इलेक्ट्रिसिटी पास की और हाइड्रोकार्बन बना दिए। तो हाइड्रोकार्बन बनाने का श्रेय जाता है हरमन कोल्बे को। तो इन्होंने फैटी एसिड में इलेक्ट्रिसिटी पास करके हाइड्रोकार्बन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच डाइल्डिहाइड आर टू फॉर्माइल ग्रुप्स अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन सेंटर्स ऑन बेंजीन रिंग। वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा डाई एल्डिहाइड है, दो एल्डिहाइड ग्रुप है जिसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, सीएचओ ग्रुप दो होते हैं, वो भी एडजेसेंट बराबर बराबर कार्बन एटम पर। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है थैलहल्डिहाइड। थैलएल्डिहाइड इसका नाम होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज रिप्रेजेंट बाय द फॉर्मूला T2R3। टी स्क्वायर आर क्यूब है, सॉरी ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है भी नहीं। इनमें से कौन सा नियम है जिसने आपको फॉर्मूला दिया था टी स्क्वायर आर क्यूब, यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर, समय का वर्ग बटे रेडियस का क्यूब, यानी आपका जो त्रिज्या होती है उसका क्यूब, जिसमें ये क्या है, टाइम क्या है, ये है टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, वो कितना टाइम में एक ऑर्बिट पूरा कर रहा है, एक कक्ष पूरा कर रहा है, और रेडियस है आर है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो ये बताए थे कैपलर ने 3 नियम दिए थे, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इनको बोला जाता है। विच मेटल आयन रिलीज फ्रॉम टैनरी इंडस्ट्री कॉजेज एक्यूट वाटर पॉल्यूशन। इनमें से कौन सा धातु आयन तीव्र जल प्रदूषण का कारण बनता है, जो चरम शोधन यानी लेदर इंडस्ट्री से निकलता है, तो ये है आपका क्रोमियम, ध्यान रखेंगे। In which year did Niels Bohr propose a theory for the hydrogen atom based on the quantum theory that some physical quantities take only discrete values? इनमें से कौन से साल में नील्स बोहर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर यह बताया था हाइड्रोजन एटम के लिए कि कुछ भौतिक मात्राएं अलग अलग मान लेती हैं, यानी वैल्यूज जो हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। तो ये बताया था उन्होंने 1913 में। Which d block element in the periodic table is represented by Greek symbol alpha and the metallic rays? आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट है, SPDF। तो डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं जिनको अल्फा से डिनोट किया जाता है, तो ये है आपका एक्टिनियम, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट द टाइम ऑफ रशियन केमिस्ट डिमित्री इवानोविच मेंडलीव वॉज। मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी तैयार की थी, उनके टाइम तक केवल 63 एलिमेंट्स 63 तत्व ही उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which is the soft malleable and silvery yellow metal with atomic number 59 in the lanthanide series? ये रटने वाला है कि 59 क्रमांक परमाणु वाली श्रृंखला में, लैंथेनाइड श्रृंखला में आपका कौन सा ऐसा तत्व है जो नरम है, निंदनीय है, बेसिकली मेलिएबल है, जिसको आप पतली पतली शीट्स में बदल सकते हो, चांदी जैसा होता है। तो ये है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, यानी प्रेजोडाइनियम। प्रॉपर रटने वाला है ये, अगर आप मेरे से पूछोगे मुझे भी याद नहीं रहेगा, तो ये स्किप ही क्वेश्चन करते हैं, प्रेजोडाइनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। When milk is converted into curd, which type of change is it? जब दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है कौन सा चेंज है, रिवर्सिबल, आप वापस बदल सकते हो उसको, नहीं, प्रतिवर्ती नहीं है। फिजिकल चेंज और रिवर्सिबल एक ही होते हैं, तो ये भी खत्म हो गया। आइसोथर्मल, क्या उसमें तापमान बदलता है, नहीं। केमिकल चेंज है, ये रासायनिक परिवर्तन है। इरिवर्सिबल चेंज है, अप्रतिवर्ती परिवर्तन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच नेचुरल बायोएक्टिव वाटर सॉल्युबल फिनोलिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स विद रेड, पर्पल, ब्लू और ब्लैक ह्यूज। लाल, बैंगनी, नीले और काले रंग वाले फलों, सब्जी और अनाजों में कौन सा प्राकृतिक बायोएक्टिव पानी में घुलनशील फिनोलिक यौगिक मौजूद होता है? ये मैं आपको कई बार करा चुकी हूँ, ब्रिंजल वगैरह में, बैंगन वगैरह में मैंने आपको बताया था क्या होता है, एंटोसायनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which is the most stable mineral during the process of weathering? अगर वेदरिंग हो, वेदरिंग का मतलब होता है जब कोई रॉक, जब कोई पत्थर टूटना शुरू हो, खराब होना शुरू हो जाए, छोटे छोटे पीसेस में टूटना शुरू हो जाए, तो इन चारों पत्थरों में से, चट्टानों में से कौन सी सबसे ज्यादा स्थिर रहती है, स्टेबल रहती है, इतनी जल्दी नहीं टूटती? तो ये है क्वार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हीटिंग इथेनॉल विद एक्सेस कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप
अतिरिक्त सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप इथेनॉल अल्कोहल को गर्म करते हो तो क्या होता है, इथीन बन जाता है। नॉर्मली होता क्या है, ये होता है आपका इथेनॉल, इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। आप इसको गर्म करते हो एसिड की प्रेजेंस में, तो H और OH दोनों अलग हो जाते हैं, पानी बन जाते हैं, और ये जो इनका बॉन्ड है ये एक साथ हो जाते हैं, डबल बॉन्ड बन जाता है, तो यहां पर इथीन बन जाता है। इथीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following is a valid bond in alkenes that connect carbon atom? एल्कीन में जो दो कार्बन एटम के बीच में होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, आपको पता होना चाहिए। एल्काइंस में कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। What level of prevention is targeted by water fluoridation? अगर आप फ्लोराइड डालते हो तो कौन से लेवल को आप, कौन से पानी के कौन से स्तर की रोकथाम करते हो, प्राइमरी प्रिवेंशन है, सबसे पहले प्राथमिक रोकथाम यही इसी से होती है, आप फ्लोराइड डालते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल विल यू पुट द एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? यानी आवर्त सारणी में जो जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये है, विन्यास ये है, तो आप उसको किस ग्रुप में रखोगे, किस उसमें रखोगे। तो पहले इसके इलेक्ट्रॉन पता करते हैं। हीलियम का नंबर होता है 2, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन को अगर आप तोड़ोगे अपने वाले मेथड से, पहले शेल में 2, अगले शेल में 8, और यहां से आपको ग्रुप पता लगता है। 8 का मतलब कौन सा ग्रुप हो गया, 18, तो 18वें ग्रुप में रखोगे, यानी एक नोबल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। When did Louis Pasteur discover molecular chirality and observe that crystals of some compound exist as mirror images which laid the foundation of modern stereochemistry? लुइस पास्चर ने एक चीज बताई थी कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो जब रिएक्शन करते हैं और कुछ नई चीज बनाई, तो पहले वाला जो स्ट्रक्चर होगा ना उसकी मिरर इमेज की तरह बनाते हैं। अगर कोई ग्रुप इस तरफ जुड़ा हुआ था, बाद में इस तरफ जुड़ जाएगा, इसको चिरैलिटी बोला जाता है। इन शॉर्ट मतलब जो ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं आज की डेट में कंपाउंड्स की, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री जिसको बोला जाता है, वो इन्हीं की देन है। तो कौन से साल में, 1848, 1848 में इसके बारे में पता लगा। और इसकी एक बिल्कुल अलग केमिस्ट्री है जो बहुत कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री है, मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स भी। और चिरैलिटी दिखाई देता है उन कार्बन एटम्स में जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं, चारों जो ग्रुप हैं कार्बन से जुड़े हुए अलग अलग होते हैं। लेकिन ये हमें नहीं पढ़ना है, बेसिकली पास्चर ने बताया था स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में, चिरैलिटी के बारे में, और 1848 में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ डायगोनल रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन विच पेयर ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स? जो आपकी आवर्त सारणी है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस तरीके से है ना, तो उसमें ना आपको मैं ये बता दूं कि बहुत सारे एलिमेंट्स के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होती है। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब जो डायगोनली जो आपके विकर्ण के जो इधर उधर आपके तत्व होते हैं वो एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसका एक एग्जांपल है Li और Mg, लिथियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट और एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑर्थोक्लेस? प्रॉपर रटने वाला है कि ऑर्थोक्लेस में अगर पानी मिलाओगे तो क्या बनेगा। तो मैं आपको बता दूं, पहले बात तो ये जो बनता है ये बिल्कुल क्ले मिनरल की तरह दिखता है, सॉरी, और इसका नाम है काओलिनाइट। अगर आप इसको गूगल पे भी सर्च करोगे ना, बिल्कुल व्हाइट से कलर की क्ले आपको दिखाई देगी, ब्राउन से कलर की क्ले, व्हाइट और ब्राउन का मिक्सचर सा होता है, तो क्ले की तरह दिखाई देगी। आप देखोगे भी, कहोगे तो क्ले है। तो किससे बनता है, ऑर्थोक्लेस से, पानी मिलाने पर बनता है और काओलिनाइट नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What is the name of 87th element of the periodic table that has no biological role? 87वें तत्व का क्या नाम है जिसका अब तक कोई रोल नहीं पता लग पाया है, और इसकी आधी लाइफ जो है वो भी 22 मिनट की है। तो ये है आपका फ्रेंशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन। देखो आपको पता है हेलोजन के पास ना, हेलोजन वो होते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो कौन सा हेलोजन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उसकी एफिनिटी क्या है, उसकी बंधुता का सही क्रम क्या है। तो पहली चीज तो यह है कि जो जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतनी सफलता के साथ खींच पाएगा, क्योंकि छोटा होने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस अपने पास रखेगा, नाभिक उसको पकड़ के रखेगा। तो जो इसका करेक्ट ऑर्डर है वो है आपका, अब इस तरीके से फ्लोरीन सबसे छोटा है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। लेकिन मैं आपको बता दूं इनमें थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है।
क्लोरीन की ज्यादा होती है, फिर फ्लोरीन की ज्यादा होती है, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की सबसे कम। तो ये है आपका करेक्ट ऑर्डर। तो मतलब क्लोरीन की सबसे ज्यादा, उससे कम फ्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर नेम, पॉपुलर नेम ऑफ मरकरी क्लोराइड, HgCl का क्या दूसरा नाम है जिसे आप एक रिएजेंट की तरह इस्तेमाल करते हो ड्राई बैटरीज में, जो आप सूखी बैटरियां होती हैं या प्रयोगशाला होता है उसमें आप यूज करते हो, तो उसका क्या नाम होता है, HgCl का क्या नाम है? तो HgCl का जो नाम है वो है कैलोमेल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन कैम्फर इज हीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस, जब आप कपूर को गर्म करते हो तो कपूर क्या होता है, सॉलिड। सो सॉलिड से किस में बदलता है, सीधा गैस में बदलता है। प्रोसेस क्या होती है, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरियम विच इज नेम्ड आफ्टर फिजिस्ट नील्स बोहर। बोरियम का परमाणु क्रमांक क्या है जिसका नाम हमने नील्स बोहर के नाम पर रखा था, जिन्होंने क्वांटम थ्योरी दी थी। क्वांटम थ्योरी में इनका भी हाथ था। तो उसका नंबर है 107। प्रॉपर रटने वाला क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं बार बार आपको यही बात बोलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिलीनियम। एक तत्व का IUPAC नेम यूनिलीनियम है। इसका सिंबल बताएं। तो इसका सिंबल जो है आपको लर्न ही करना पड़ेगा, यूनी, UNE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन 1930 विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज वाज प्रोपाउंडेड बाय आर्थर होम्स अबाउट द मेंटल। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल के बारे में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो मेंटल के बारे में, जो क्रस्ट मेंटल कोर है, बीच वाली जो लेयर है अर्थ की, ये है कोर, ये है क्रस्ट, और ये है मेंटल। मेंटल के बारे में 1930 में कौन सा सिद्धांत आया था? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, संवहन धारा सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रटने वाला है। ग्रुप 13 का एलिमेंट है, तो लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो लास्ट में देखो 7 नंबर है, तो टोटल 7 के इलेक्ट्रॉन 3 है, तो बिल्कुल सही है। एटॉमिक नंबर 113 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो अब आपको नहीं पता लगेगा क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट 30 के ऊपर है और मैंने 30 तक आपको याद करा रखे हैं, और ये किसी को भी नहीं पता लगेगा। पीरियोडिक टेबल में से कोई भी एलिमेंट उठा के देंगे, वो लर्न करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो नहीं आप कर सकते। और अगर आपने एलिमेंट लर्न कर भी लिए, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लर्न नहीं ही कर सकते, आप चाहे ट्राई भी कर लीजिए। तो ये आंसर है आपका निहोनियम, इसको ध्यान रखेंगे, निहोनियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who first introduced the idea of a relationship between molecular geometry and number of valence electrons in 1940s? 1940 के दशक में आणविक ज्यामिति यानी ज्योमेट्री क्या है, स्ट्रक्चर क्या है उसमें, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिनको आप क्या कहते हो, संयोजक इलेक्ट्रॉन्स के संख्या के बीच में सबसे पहला जो विचार था, इनके बीच में रिलेशनशिप है, वो किसने दिया था? ये दिया था सिडविक और पावेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following metal salt is responsible for the permanent hardness of water? इनमें से कौन सा, आपको मैं बता दूं, क्लोराइड सॉल्ट जो होते हैं वो परमानेंट हार्डनेस यानी स्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो CaCl2। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सॉल्ट परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इसेंशियल अमीनो एसिड इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अवर ब्रेन्स केमिकल मैसेंजर्स? इनमें से कौन सा हमारे अच्छा, इंक्लूडिंग मेलाटोनिन, डोपामाइन, नोराड्रेनालाइन और थायरोक्सिन, ये सब हार्मोन्स है हमारी बॉडी में। इनके अलावा वो कौन सा अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमारे दिमाग के, हमारे मस्तिष्क के जो मैसेंजर हैं, जो एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाते हैं, वो बन सके, केमिकल मैसेंजर्स के लिए जरूरी होते हैं, तो वो है फिनाइल एलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following is proper number of electrons in 1 ampere of current? 1 एम्पियर करंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो पहली चीज, करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर Q बटे T, राइट। Q का फॉर्मूला होता है Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में, अगर मैं बिल्कुल सिंपली बात बताऊं, आपका 1 एम्पियर है, तो यहाँ पे 1 एम्पियर कब आएगा, जब एक यहाँ होगा और यहाँ पे भी 1 होगा, तो मतलब आपका चार्ज जो है वो 1 कूलाम है, राइट। बहुत सिंपल सी चीज अगर मैं बताऊं, तो अब आपको 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। मैंने क्लासेस में भी करवा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखो, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम चार्ज होता है ना। उल्टा करके लिखते हैं, उल्टा करके लिखने से क्या होगा,
कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यही निकालने को बोला भी है इन्होंने असल में। तो अब आप क्या करोगे, ये 10⁻⁻19 ऊपर जाके 10⁻+19 हो जाएगा, आपका बचेगा 1/1.6। पॉइंट हटाया आपने, 0 लगाया, ये बचा 5/8। आप इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने पे आपका आंसर आएगा 0.625 इंटू 10⁻19। पॉइंट एक इधर ले जाओगे, आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो आपसे कंफ्यूजन करने के लिए आपको कह रखा है कि 1 एम्पियर का मतलब है 1 कूलाम चार्ज है, और वहां से आप निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा। तो 6.25 इंटू 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेन्स कंटेन्स ओराइजेनिन, इनमें से किसके अंदर ओरिजेनिन होता है। तो मैं आपको बता दूं, राइस के अंदर, चावल के अंदर ओरिजेनिन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H, 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन है, जो कि एसिटिलीन के हाइड्राइड से प्रोड्यूस होता है। एसिटिलीन में अगर हाइड्रोजन मिला दोगे तो बनेगा, रटने वाला क्वेश्चन है, इथाइनाइल एथिनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 106। ट्रांसयूरेनियम तत्व का नाम बताओ जिसका जो एटॉमिक नंबर था वो 106 था, और कब बन रहा था, जब आप ऑक्सीजन 18 के ऊपर बॉम्बार्डिंग कर रहे थे, आप बमबारी कर रहे थे कैलिफोर्नियम 249 के, तो वो क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका सी बॉर्गियम, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में जो पानी की पूरी प्रक्रिया होती है उसमें क्या चीज नहीं होती, तो उसमें हाइड्रेशन नहीं होता, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होती। वाटर साइकिल एक नेचर में होने वाली खुद से पानी की साइकिल जो है वो दर्शाता है, इसमें कहीं भी रिएक्शन नहीं होती, सारी प्रोसेसेस होती हैं, प्रेसिपिटेशन बारिश होनी, कंडेंसेशन जो भाप है उसका बदल जाना, इवापोरेशन भाप का, पानी का भाप में बदल जाना, लेकिन हाइड्रेशन यानी पानी के साथ रिएक्शन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, Which numerical scale was introduced in 1932 that determined the electronegativity of fluorine to be 4? कौन सा स्केल है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप कह सकते हो बताता है या मापता है, तो वो स्केल है आपका पोलिंग स्केल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी। द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, सबसे पहला क्वेश्चन इसी के ऊपर था, जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है जिसमें हर 8वां एलिमेंट बिल्कुल पहले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी दिखाएगा, जो एटॉमिक वेट यानी परमाणविक भार के ऊपर है, वो किस, उसको एक और नाम से जानते हैं, न्यूलैंड्स रिलेशन, न्यूलैंड का संबंध। तो गाइज ये थे क्वेश्चन, जैसे आप देख सकते हो बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल था, तो जितने क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे जा सकते थे, जो आप लर्न कर सकते थे, वो मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए। बट आई विल रिकमेंड इन पे इतना स्ट्रेस मत करिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, आरबी बैच पर, आरबी ऐप पर आपको अलग अलग बैचेस मिल सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलेगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।